नमस्कार बच्चों, मैं संजीत और एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं राजनीतिक दल के बारे में। यानी इस चैप्टर में बच्चों हम लोग राजनीतिक दलों के तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। और यदि बात किया जाए ऐसे परिवेश में इस चैप्टर को पढ़ना जब देश में यूपी जैसे राज्यों में चुनाव हो, तो ये चैप्टर और भी आनंददायक हो जाता है और भी मज़ेदार हो जाता है, जहाँ से पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था जो है वो प्रभावित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये राजनीतिक दल क्या है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ राजनीतिक दलों का सिंबल यानी उनका जो चुनावी चिन्ह है, उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश किया हूँ और साथ ही साथ कुछ राजनीतिक दलों का नाम भी यहाँ पे मैं मेंशन करने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप बीजेपी देख रहे हो, ये हमारे झारखंड की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये हमारी भारत की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ये पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस। और यहाँ पे पूरा नहीं आ पाया है, ये हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है ना। तो चलिए अगले स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजनीतिक दल है क्या। राजनीतिक दल हम लोग किसे कहेंगे, राजनीतिक दल को किस रूप में हम लोग उसे परिभाषित करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ समझने की आवश्यकता है कि राजनीतिक दल है आखिर क्या। तो राजनीतिक दल भी लोगों का एक संगठन ही है। यानी हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित रूप है। यानी राजनीतिक दल कुछ और नहीं है बल्कि वो भी एक संगठन ही है, परंतु उसका उद्देश्य लोकतांत्रिक चुनावों के द्वारा राजनीतिक सत्ता को हासिल करना होता है। यानी कि देखिए, बाकी संगठन और राजनीतिक संगठन में अंतर है। बाकी जो संगठन है उनका उद्देश्य है अपने हितों की पूर्ति करना, उनका जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना। लेकिन राजनीतिक दल का सबसे बड़ा उद्देश्य जो होता है वो किसी भी हाल में चाहिए उसको सत्ता, यानी सत्ता मतलब कुर्सी, पावर। और इसके लिए वो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की वे किस प्रकार से तरह तरह के दांव पेच खेलते हैं वे लोग। हम लोग इतिहास में भी पढ़ चुके हैं कि प्राचीन समय में भी एक राजा दूसरे राजा को की गद्दी को, उसकी सत्ता को हासिल करने के लिए किस तरह से दांव पेच चला करते थे, है ना। शतरंग के जो बिसात होते वो बिछाए जाते थे। ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक दल भी ना, मानिए कि इस चुनावी मैदान में अपना कदम बिल्कुल उसी तरह से सोच समझ कर बढ़ाते हैं, जैसे शतरंज के खेल में कोई माहिर योद्धा अपने एक एक मोहरों को बड़ा ही सोच समझ कर चलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हर राजनीतिक दल अपने चुनावों के माध्यम से और चुनाव में अपनी गतिविधियों को इस तरह से संचालित करते हैं जैसे कि मानो कि वे शतरंज के खेल में लीन हो, है ना। और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि किसी भी हाल में भैया मुझे कुर्सी मिल जाए, मैं सत्ता में लौट आऊं। तो चलिए, आप लोग देख रहे होंगे कि यूपी में भी किस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा तरह तरह के नए नए दांव पेच खेले जा रहे हैं। कोई जाति को लेकर, तो कोई धर्म को लेकर, तो कोई बेरोजगारी को लेकर, तो कोई महिलाओं की सबल बनाने को लेकर, है ना। तो चलिए, ये तो राजनीतिक दल है और वो अपना ही काम कर रहे हैं, है ना। तो ये बिल्कुल हमें समझना है। एक्चुअली में मैं इस तरह का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये चैप्टर और ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार लगे, ठीक है। राजनीतिक दल कहलाता है, क्लियर है। अब उदाहरण की हम बात करें तो आपको उदाहरण मेरे को बतलाने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है, क्योंकि आप इतना अवेयर हैं। भाजपा, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की है, आजसू एक बार फिर से हमारी झारखंड की पार्टी है, ठीक है। इसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी भी हम कह सकते हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं। हम लोग चर्चा करेंगे कि राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं और किन आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। तमाम चीज़ों पे हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। आइए
जो मैं यहाँ पे कंटेंट बनाया हूँ बिल्कुल आपके एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग एक कंटेंट देख रहे होंगे, देखिए यहाँ लिख रहा है कि राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करती है। बहुत बड़ा चीज है, यानी सही बात है। हर राजनीतिक दल जो अपना मैनिफेस्टो बनाती है ना, इस चीज को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैनिफेस्टो, है ना। हर राजनीतिक दल चुनाव के पूर्व अपने नीतियों और कार्यक्रमों की एक लंबी सूची जारी करती है और उसके माध्यम से वे जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है कि यदि मैं सत्ता में आ गया तो मैं इन इन चीजों को प्रलोभन, यानी आप समझिए कि जनता के बीच में वो एक तरह से प्रलोभन देते हैं कि यदि मैं सत्ता में आ गया तो 20 लाख रोजगार दूंगा, यदि मैं सत्ता में आ गया तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने की कोशिश करूंगा, मैं शिक्षा के बेटरमेंट के लिए काम करूंगा, बेरोजगारों को मैं रोजगार दूंगा, ये तो मैं बतला ही दिया था। साथ ही साथ मैं वृद्धा पेंशन, बच्चों को लैपटॉप, बच्चों को टैबलेट कह सकते हो, तरह तरह की आप योजनाएं आज के ज़माने में देख रहे होंगे कि राजनीतिक दलों के द्वारा आकर्षित करने की कोशिश करती है। चाहे वो आप देख रहे होंगे यूपी में किस प्रकार से तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। अभी चुनाव का माहौल यूपी में है, इसलिए मैं यूपी का उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई कह रहा है कि मैं पुरानी पेंशन को लागू कर दूंगा, तो कोई कह रहा है भाई कि मैं यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दूंगा, तो कोई यहाँ पे तरह तरह के वादे हो रहे हैं। मैं कितनी तरह की बातें करूं, है ना। तो आप समझ सकते हो कि राजनीतिक दल समाज के में सामूहिक हित को ध्यान में रख के, मतलब जो लोग चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक वैसे ही प्रलोभन भी दिया जाता है। यानी हमें सपोज दैट जलेबी खाने का मन है तो वो राजनीतिक दलों के द्वारा भी ऐसा ही प्रलोभन दिया जाएगा कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो सभी लोगों को मैं जलेबी खिलाऊंगा। यहाँ कोई जलेबी खिलाने वाला नहीं है, मैं बस आपको उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करती है, जिसके आधार पर वह लोगों को सत्ता पाने के लिए अपनी ओर आकर्षित करने की प्रयास करती है। यही तो मैं समझा रहा हूँ बच्चों कि उनका जो मेन मोटो है, मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी तरह से जनता जनार्दन को अपनी ओर आकर्षित कर लूं और उनका किसी तरह से वोट पा लूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मेरा कल्याण कहने का मतलब है कि मैं सत्ता में आ जाऊंगा, यानी कि वो राजनीतिक दल जो है वो पावर में आ जाएगी, सरकार बना लेगी। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देख रहे होंगे कि राजनीतिक पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ जो है वो झुका होता है। ये देखिए कड़वा सत्य है, आपको इस बात को स्वीकार करना होगा। हर राजनीतिक दल जो है वो समाज के किसी एक वर्ग को अपनी ओर टारगेट करती है। जैसे मौजूदा परिस्थिति में आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व को लेके चलती है, तो उसी प्रकार से कांग्रेस जो है वो आपको अल्पसंख्यकों का ज़्यादा विशेष ख्याल रखती है और उसका नेतृत्व करने की कोशिश करती है। ठीक इसी प्रकार से आप भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों को देखेंगे तो वो समाज के निचले तबके के लोग, समाज के जो शोषित वर्ग है, मजदूर किसान वर्ग के लोग हैं, उनका वे नेतृत्व करते हैं। और यदि मैं बात करूं झारखंड की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो कहीं ना कहीं यहाँ के सदानों की, कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासियों की वो नेतृत्व करती है। यहाँ के झारखंड के मूलवासियों की, झारखंडी लोगों का वो ज़्यादा पक्षधर के रूप में वो कार्य करती है। हालांकि सारे राजनीतिक दल जो है वो समाज के सभी वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन इन बिटवीन वो किसी न किसी खास वर्ग की ओर अपना आकर्षण ज्यादा यानी अपने आप को ज्यादा उस ओर झुकाने की कोशिश करती है, ताकि उस वर्ग का, उस समाज का टोटल वोट जो है वो प्राप्त कर सके। इसमें कई राजनीतिक दल जो होते हैं वो जाति को आधार बनाकर, है ना, कि किसी खास जाति विशेष को वो टारगेट करती है और उस जाति विशेष का समस्त वोट भी वो प्राप्त करने की
कोशिश करती है। चलिए चलिए, तो अब मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगला टॉपिक आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, लिख रहा है कि राजनीतिक दल के अंग, यानी राजनीतिक दल के कौन कौन से अंग होते हैं। तो बच्चों आपको ये समझना है कि राजनीतिक दल के 3 अंग हैं। पहला जो है वो क्या है, नेता, और दूसरा है सक्रिय सदस्य, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, अनुयायी। यानी पहला जो वर्ग हो गया नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य, और तीसरा अनुयायी। अब आपको समझने में कोशिश करना होगा कि नेता कौन है। नेता वो है उस राजनीतिक दल का जो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेता है। समझ गए ना। कोई भी राजनीतिक दल का नेता वो कहलाएगा जो चुनाव में भाग लेता है, चाहे वो विधायक का चुनाव लड़ रहा हो, चाहे वो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, वो क्या होगा, नेता होगा। या निकट भविष्य में वो चुनाव लड़ने वाला हो तो वो भी एक प्रकार का क्या कहलाएगा, नेता ही कहलाएगा। समझ गए ना। जैसे मैं उदाहरण दूं तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये हमारे सामने दिख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा नेता लोग कहते हैं, है ना, राहुल गांधी जी, है ना। तो ये एक प्रकार के नेता हैं। और सामने जो तस्वीर एक और आपको दिख रहा है रोड शो करते हुए, वो उनका नाम तो मुझे बतलाने की शायद आवश्यकता नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये दोनों जो हो गए वो क्या हो गए, नेता। ठीक इसी प्रकार से झारखंड में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, वो भी क्या हो जाएंगे, नेता हो जाएंगे। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सक्रिय सदस्य की। सक्रिय सदस्य वो लोग होते हैं, संगठन से जुड़े वैसे लोग होते हैं जो उस राजनीतिक दल के लिए वोट बैंक बनाने का काम करते हैं। समाज में अपने राजनीतिक दल की जो मुख्य नीतियां होती है, जो मुख्य कार्यक्रम होते हैं, उसको डोर टू डोर जनता, हर एक जनता के बीच में उसे ले जाने की कोशिश करते हैं और ले जाने का काम करते हैं। राजनीतिक दल के हर जो गतिविधियां होती है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कहीं पर चुनाव का हो समय हो या चुनाव का समय न हो, हर समय वो जनता के बीच में एक्टिव रहते हैं और पार्टी के लिए वो हमेशा काम में लगे रहते हैं जी जान से। वे लोग क्या कहलाएंगे, सक्रिय सदस्य कहलाएंगे। आप लोग भी देखते होंगे कि किसी खास राजनीतिक दल का यदि कोई रैली निकला है, रोड शो निकला है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद हाय हाय ये वो लंद पंद करते रहते हैं। तो वे लोग जो हैं वो क्या कहलाएंगे, सक्रिय सदस्य कहलाएंगे। समझ गए। और तीसरा क्या है, अनुयायी, यानी कि फॉलोवर्स। फॉलोवर्स वो होंगे जो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो फॉलोवर्स हो वो उस राजनीतिक दल का से भी जुड़ा हो, किसी राजनीतिक दल विशेष से की नीतियों से जो लोग प्रभावित होते हैं, यानी इसमें आम जनता भी हो सकती है। सपोज दैट मैं किसी ए नाम की राजनीतिक पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को मैं पसंद करता हूं, लेकिन मैं उस राजनीतिक दल के न कभी ऑफिस में जाता हूं, न कभी उस राजनीतिक दल के नेताओं के आगे पीछे घूमता हूं, और न मैं उसका प्रचार प्रसार करता हूं, लेकिन चुनाव के वक्त मैं साइलेंटली जाकर उसी राजनीतिक दल को मैं वोट देता हूं, तो मैं भी उस राजनीतिक दल का क्या कहलाऊंगा, अनुयायी कहलाऊंगा, है ना। ठीक इसी तरह से हो सकते हैं कि आपके माता पिता जो है वो किसी खास राजनीतिक दल की नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होंगे, लेकिन वो कभी उस राजनीतिक दल के जुलूस में नहीं जाते होंगे, उस राजनीतिक दल के बैठकों में नहीं जाते होंगे, उस राजनीतिक दल का झंडा नहीं ढोते होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जब चुनाव का वक्त आता होगा तो वो चुपचाप जाकर उसी राजनीतिक दल को वोट देते होंगे। तो वो भी एक प्रकार का क्या कहलाएंगे, अनुयायी कहलाएंगे। समझ में आ रही है आपको चीजें। चलिए ठीक है। अब अगली स्लाइड में हम लोगों को देखना है कि राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य होते हैं, है ना। राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य होते हैं। तो राजनीतिक दल जो है उनका बहुत सारे काम है, हम लोग एक एक करके सभी बिंदुओं पर शॉर्ट में थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, चुनाव में भाग लेना। अब भैया मैं तो पहले ही बताया कि राजनीतिक दल जो है वो क्या एक संगठन है,
और उनका उद्देश्य ही क्या होता है कि लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना। मतलब कि वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे तो वो फिर राजनीतिक दल कैसे कहला सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनियन है, वर्कर्स के यूनियन है, डॉक्टर्स के यूनियन है, एडवोकेट्स के यूनियन है, संगठन है, लेकिन वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस वजह से हम उनको राजनीतिक दल नहीं कह सकते हैं। लेकिन बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, कम्युनिस्ट पार्टियां हो गई, ये सारी जो है वो इनका उद्देश्य होता है कि जब भी देश में या राज्य में चुनाव होगा तो वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, भले ही परिणाम जो कुछ भी हो। चाहे वो परिणाम जीत की हो सकती है, चाहे वो परिणाम हार की हो सकती है, परंतु वे चुनावी प्रक्रिया में अवश्य भाग लेंगे, है ना। तो राजनीतिक दल का पहला जो उद्देश्य है वो क्या है, चुनाव में भाग लेना। नंबर 2 क्या है, सरकार का गठन करना। मैंने तो यही समझा रहा था ना आपको उस समय से कि राजनीतिक दल का पहला काम है चुनाव में भाग लेना, और दूसरा कि सरकार का गठन करना। और सरकार का गठन करने के लिए मैं बता दिया कि जो कुछ भी करना पड़े यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहूँ कि कुछ वैध और कुछ अवैध तरीके भी अपनाए जाते हैं। जैसा कि आप पॉलिटी में पहले चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हो, जिम्बाब्वे की स्टोरी, पाकिस्तान की स्टोरी, चाइना की स्टोरी, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे देशों की कहानियों में आप देखकर इन चीज़ों को समझ चुके हो कि राजनीतिक दल जो है वो चुनाव को जीतने के लिए और सत्ता में आने के लिए, अपना सरकार बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, ताकि वे किसी भी हाल में उस सत्ता को पाले जो उनका सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनका सबसे बड़ा ख्वाब है। नंबर 3 है विपक्ष की भूमिका को निभाना। आप देखोगे कि जब चुनाव होती है तो उसमें किसी खास दल को ही बहुमत मिल पाता है, यानी किसी खास दल को ही वो निश्चित आंकड़ा प्राप्त हो पाती है जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक होती है। और बाकी का जो उसके बाद का जो पार्टी होती है जो सेकेंड रैंक प्राप्त करती है उस चुनाव में, वो क्या करती है, वो सरकार में विपक्ष की भूमिका को निभाती है। जैसे कि आप अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में झारखंड में देखोगे तो झारखंड में सत्ता में अभी हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, जबकि बीजेपी जो है यहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभा रही है। ठीक इसके इतर हम लोग देखें, ठीक इसके विपरीत जब हम बात करें तो केंद्र सरकार में हम लोग जब जाते हैं तो देख रहे हैं कि वहां पर बीजेपी की सरकार है, यानी बीजेपी ने वहां पे सरकार का गठन किया है, सत्ता में बीजेपी है। और वहां पे कांग्रेस जो है वो किसकी भूमिका में है, विपक्ष की भूमिका में है। और विपक्ष की भूमिका बहुत मजेदार होती है। विपक्ष की भूमिका लोकतांत्रिक प्रक्रिया में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यदि विपक्ष ना रहे तो हम कह सकते हैं कि वहां पे निष्पक्ष लोकतंत्र भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष ही सरकार को समय समय पर ये चीज की इस चीज को एहसास कराती है कि आप लोकतंत्र के दायरे में हैं, आप सत्ता में हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप जो चाहेंगे वो उस काम को कर देंगे, है ना। आप अभी वर्तमान समय में देखोगे कि देश में केंद्र सरकार के द्वारा कृषि बिल लाई गई थी, लेकिन विपक्ष पार्टियों के रवैये और किसान संगठनों का जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन होने लगा, उसी का यह परिणाम है कि केंद्र सरकार भी इस बात पे मजबूर हो गई कि जिस कृषि बिल को वो लेकर आई थी उसे वो वापस लेना पड़ा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा विपक्ष जितना मजबूत होगा, हमारा लोकतंत्र जो है वो उतना मजबूत होगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे विपक्ष की भूमिका जो है वो कितना महत्वपूर्ण होती है। ठीक इसी प्रकार से राजनीतिक दलों का कार्य एक और क्या है, जनमत का निर्माण करना। मतलब जनमत, जनता के का क्या मत है, इस चीज को सरकार के सामने आईना दिखाना, ये भी काम किसका है, तो विपक्ष का, और यानी कि राजनीतिक दलों का भी ये काम है। ठीक है, जैसा कि अभी मैं कृषि बिल पे बात कर रहा था
कि कृषि बिल में हम लोगों ने क्या देखा कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो थी वो एकजुट होकर वो एक तरह से पूरे देश में ऐसा जनमत बनाने का काम किया, और इससे सरकार को भी एहसास हो गया कि देश का अधिकांश भाग जो है वो कृषि कानून के विरोध में है, और इसी वजह से केंद्र सरकार को भी वो कृषि कानून जो है वो वापस इस परिस्थिति में लेना पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। बिल्कुल, ये राजनीतिक दल का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है, और ये हमारे लोकतंत्र की के लिए भी बहुत बड़ा फायदेमंद है। हम कह सकते हैं कि जो हमारे राजनीतिक दलों में जो सक्रिय नेता हैं या उससे नीचे के लेवल के लोग हैं, वो राजनीतिक दलों के तमाम बैठकों में, उनकी रैलियों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे क्या होती है कि उन लोगों के भीतर में भी राजनीतिक शिक्षा का विकास होता है, और वे भी राजनीति के जोड़ तोड़ को समझते हैं, और आगे चल के वही व्यक्ति उस राजनीतिक दल के एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए, देश में आज जो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आज मंत्री के पद पे हैं, जो या बहुत बड़े पोस्ट पे हैं या सांसद हैं, लेकिन आपको पता होगा कि वे बहुत पहले उसी राजनीतिक दल में एक आम कार्यकर्ता हुआ करते थे। उस राजनीतिक दल के लिए वो झंडे ढोने का काम करते थे, उस राजनीतिक दल के लिए दीवारों पे पोस्टर चिपकाने का काम करते थे, लेकिन वो उस राजनीतिक दल से जुड़े रहे, वे उस राजनीतिक दल के माध्यम से राजनीतिक शिक्षा को प्राप्त करते रहे, और अंततः वो आज एक बड़े नेता के रूप में उभर कर हमारे बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का भी काम जो है वो कौन करती है, तो राजनीतिक दल ही करती है। नेक्स्ट है कानून का निर्माण करना, है ना। देश में हमारा जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो संसद में होती है, और संसद में हम जान रहे हैं कि संसद हमारा 3 अंगों से मिलकर बना है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, है ना। तो जो लोकसभा में जब कोई बिल आता है, जब कोई प्रस्ताव आता है, तो उसे 2/3 बहुमत से पास कराना होता है, और उसे पास कराने में पक्ष की यानी सत्ता पक्ष की भी भूमिका होती है और विपक्ष की भी भूमिका होती है। तो देश में कानून बनाने का काम जो है वो भी किनके द्वारा होता है, राजनीतिक दलों के द्वारा ही होती है। ठीक है, सरकार तथा जनता के बीच में कड़ी का काम करना, ये राजनीतिक दलों का अगला उद्देश्य होता है, अगला काम है। बिल्कुल, जो हमारे जो मन की बातें हैं उसको सरकार तक पहुंचाने का काम जो है वो भी कोई ना कोई विपक्ष की पार्टी करती है, या फिर सत्ता में रहने वाली पार्टियां भी वो रेफरेंडम के माध्यम से इस काम को करती है। तो राजनीतिक दलों का एक और काम क्या हो गया, सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करना। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। यदि आपको वाकई में वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।